हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। नीट 2024 में कुछ ही महीने बचे हैं आपके पास और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से दम लगा के करते रहिए। बच्चों, सेकंड लेक्चर है आज वर्क पावर एंड एनर्जी का और मैं वेरिएबल फोर्सेस जो कि जिसमें मेनली स्प्रिंग फोर्स और उसके अलावा कंजर्वेटिव फोर्सेस और साथ ही साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से अगर कोई भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं कुन्हाड़ी में, कोटा कुन्हाड़ी में बच्चों हमारा ऑफलाइन सेंटर है नीट का, नीट बाई प्रभजीत। सेंटर विजिट कर लीजिए और अपना ऑफलाइन का जो डेमो है वो बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये देख सकते हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस ही हैं जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। आप इन क्लासेस को देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों को हमें ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं। सो जो भी बच्चे आसपास रहते हैं, कम से कम एक बार, जो कोटा में रहते हैं, कोटा के कुन्हाड़ी में रहते हैं, कोटा में रहते हैं, एक बार हमारा सेंटर विजिट जरूर कीजिए। एक बार ऑफलाइन क्लास में हमारा डेमो लेके देखिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप लोगों की फिजिक्स के लिए आपको इन क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करने की जरूरत है या नहीं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों तुम लोगों को वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग क्या होती है? स्प्रिंग क्या करती है? जल्दी बताओ, स्प्रिंग क्या करती है? ये पढ़ाया भी है मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। स्प्रिंग का काम क्या होता है? स्प्रिंग अपनी लेंथ में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होती है ना, उसमें अगर आप चेंज करोगे तो ये उसको अपोज करेगी। अगर मैं कहूं कि स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो एल नॉट के बराबर है, ये एल नॉट के बराबर इसकी नेचुरल लेंथ है, मैं इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर स्प्रिंग किधर की तरफ फोर्स लगा रही होगी? पीछे की तरफ। तो स्प्रिंग का फोर्स जो है एक्सटर्नल वाले के अपोजिट होगा। ठीक है, अभी मान लो जस्ट इसको मैंने खींचना चालू किया। सपोज करो कि स्प्रिंग को मैंने एक्स खींच दिया है। ठीक है, स्प्रिंग अब यहां पे आ चुकी है, स्प्रिंग का ये एंड यहां पे आ चुका है। अब एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लग रहा है, तो स्प्रिंग का फोर्स मेरे ऊपर पीछे लग रहा होगा। ये दोनों फोर्स में एक पॉइंट पे दिखा जरूर रहा हूं, लेकिन ये एक पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं। एक मेरे ऊपर लग रहा है जो मैं एक्सटर्नल की तरह काम कर रहा हूं स्प्रिंग के लिए, एक फोर्स मेरे ऊपर लग रहा है, एक मैं स्प्रिंग के ऊपर लगा रहा हूं। ये वाली बात यहां तक समझ में आई? मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना होगा? K इंटू एक्स के बराबर। और अगर मैं कहूं कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी मेरे ऊपर, वो माइनस का के एक्स के बराबर होगा, क्योंकि इधर अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो जो स्प्रिंग का फोर्स है वो उल्टा लग रहा होगा। अगर तुम इसको कंप्रेस कर देते तो कंप्रेशन में तुम इसको इधर मूव कराते तो तुम्हारा फोर्स इसी डायरेक्शन में होता, एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन स्प्रिंग तुम्हें इधर की तरफ धक्का मार रही होती, अगेन स्प्रिंग का फोर्स एक्स के अपोजिट होता। तो ये वाली बात समझ में आई पहले कि तुम्हारा फोर्स और स्प्रिंग के फोर्स में क्या रिलेशन होता है? ये माइनस वाली बात समझ में आ गई? ओके, अब तुमने इसको, अब तुम देख रहे हो कि जो स्प्रिंग का फोर्स है दैट इज अ वेरिएबल फोर्स। अब तुम अगर इसको एलोंगेट करोगे, मान लो तुमने थोड़ा सा और मूव कराया इसको ना, dx और मूव कराया, तो यहां पे दो लोग वर्क कर रहे होंगे। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस में इंटरेस्टेड हो, तुम एक्सटर्नल का वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो या फिर तुम स्प्रिंग का वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो। तो अगर मैं लिखूं छोटा सा dw स्प्रिंग, जो स्प्रिंग जो वर्क कर रही होगी ना वो मुझे लिखना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? माइनस का kx इंटू dx के बराबर, यही आ जाएगा। और अगर मैं टोटल वर्क पता करना चाहता हूं स्प्रिंग का, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, और माइनस का k इंटू dx आ जाएगा। k को मैं बाहर निकाल लूंगा, माइनस का k बाहर आ गया, यहां पे बन जाएगा मेरे पास x फाइनल का स्क्वायर माइनस का x इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग का जो वर्क होता है दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे थोड़ा उल्टा हो जाती है चीजें ना। वर्क डन बाई स्प्रिंग, या तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माइनस का हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर। अब मान लो एक्स इनिशियल जो है 0 था, एक्स क्या है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन। तो एक्स इनिशियल मान लो सपोज करो 0 था, सपोज एक्स इनिशियल जो है 0 था, मतलब इनिशियली कोई कंप्रेशन या एक्सटेंशन इसमें
था ही नहीं। तो जब तुम इसको x एलोंगेट या कंप्रेस कर दोगे तो वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना आएगा, 0 से x तक ले जाने में माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। स्प्रिंग नेगेटिव वर्क करेगी, अपने आपको चेंज नहीं होने देना चाहती ना अपने लेंथ को, ठीक है। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय यू, प्लस का इसका उल्टा, ठीक है ना, प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। सो अगर आप एक स्प्रिंग में एक्स एलोंगेशन करना चाहते हो तो आपको उसको हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क करना पड़ेगा। इसी वर्क को स्प्रिंग अपने अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। तुमने जो वर्क किया ना एलोंगेट करने में, उसी वर्क को स्प्रिंग ने अपने अंदर स्टोर कर लिया, उसी को बोलते हैं हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, क्योंकि हम दोबारा बात माना कि पोटेंशियल एनर्जी में भी इसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन फिर दो बार एक ही टॉपिक पे क्यों जाना, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो बेसिकली किसी सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस की वजह से होती है। सिस्टम की इंटरनल कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज दी पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिखवाऊंगा ये सब कुछ ना, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम यही डिफाइन कर ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करती है। आपको एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है कि यहां तुम 0 मान रहे हो और इससे अगर कोई भी चेंज होगा तो उस स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी अलग होगी। स्प्रिंग के केस में जब उसमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होता है, जब नेचुरल लेंथ में होती है ना स्प्रिंग, एट दैट टाइम वी कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0, ठीक है ना। और उसके बाद अगर कुछ भी करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी, और जो तुम वर्क कर रहे हो वही पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किसी भी टाइम पे कितनी होगी, जब एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना किसी भी टाइम पे, माना कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन इतना तुम समझ पा रहे हो, यहां तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एनर्जी व्हेन एक्स इज कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन दी स्प्रिंग, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ना, यू स्प्रिंग जो आ जाएगी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि नेचुरल लेंथ में मैंने 0 माना है, तो कंप्रेस करो या एक्सटेंड करो, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की आएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। लिख लो इसको ना। सो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं तुम्हें। डन भाई, हो गया तेरा? वो बड़ा फास्ट है तू तू समझता भी है ना, मैं जब पढ़ा रहा होता है ना, समझ के चलियो। समझना पहले जरूरी है, लिखना बाद में जरूरी है। पर अच्छा, तेरी स्पीड अच्छी है। डन भाई, यहां तक हो गया? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे ना। पक्का लिख लिया सब लोगों ने? देखो जल्दी। हो गया? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, और ये स्प्रिंग का बढ़िया क्वेश्चन है एक, येलो कलर, यस। यहां पे क्या है कि एक स्प्रिंग है और इस तरीके से एक ब्लॉक को आपने ये स्प्रिंग हो गई, ठीक है। ये m मास का ब्लॉक हो गया, इसको आपने v नॉट स्पीड देके प्रोजेक्ट कर दिया ऑन दी स्मूथ सरफेस, ठीक है। इस स्मूथ सरफेस पे आपने इसको फेंका। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है। आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दी स्प्रिंग। फाइंड
मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। वी नॉट से जा रहा है, ठीक है। स्मूथ है तो वो जब तक स्प्रिंग के पास नहीं आएगा तब तक वी नॉट से ही चलता हुआ आएगा। कितना है? लिख दो, लेने दो लोगों को। तुमने लिख भी लिया? क्वेश्चन लिखा? मैं, तुम क्यों सीरियस हो जाती हो? सही, बिल्कुल सही। कर लिया भाई? नोट कर लिया आप लोगों ने सबने क्वेश्चन को? देखो इस वाले क्वेश्चन में इस ब्लॉक के ऊपर ये एम मास का जो ब्लॉक है ना, इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में बोलूं तो कितनी है? हाफ एम वी नॉट के स्क्वायर के बराबर। अब तुम्हें इन्होंने बोला कि मैक्सिमम कंप्रेशन, तो ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, ये से आके टच होगा, तब तक तो चलता रहेगा वी नॉट से ही। जैसे ही टच हुआ स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू कर देगा, अब स्प्रिंग इसको रेजिस्ट करना चालू कर देगी, तो ये स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा और एक जगह पर जाकर रुक जाएगा। जहां रुकेगा उसी टाइम पे कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। तो मान लो इसी एक्स नॉट चल के रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे क्या होगी? जीरो। अच्छा वहां रुका नहीं रहेगा, फिर स्प्रिंग इसको वापस भेज देगी, ठीक है। तो अब तो कंप्रेशन कम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगा? जब V जीरो हो जाएगा इसका ना। तो मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताए, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी एक पार्टिकल पे या एक ब्लॉक के ऊपर वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अभी तक हम स्प्रिंग के वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाली जो आती है ना वर्क एनर्जी, वो आती है सिस्टम के लिए, लेकिन हम अभी स्प्रिंग के फोर्स को क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम सिस्टम किसको ले रहे हैं? ब्लॉक को। तो जब मैं ब्लॉक को सिस्टम ले रहा हूं ना, तो ब्लॉक पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो हम स्प्रिंग का वर्क लिखेंगे ऑन दी ब्लॉक, वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली थ्योरम हम लगा देंगे। समझ गए? हाँ, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म लेना चाहता तो वो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, अभी हम उसको पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम। तो हम स्प्रिंग का वर्क न लिख के उसकी पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर अभी पोटेंशियल एनर्जी से नहीं करना चाहते हो तो तुम सिंपल सा ब्लॉक को अपना सिस्टम कंसीडर करो। तो मुझे क्या चाहिए? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या चाहिए? जीरो। जब भी आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो ना, तो आप दो स्टेट डिफाइन करते हो, दिस इज माय इनिशियल स्टेट, दिस इज माय फाइनल स्टेट। मैं यहां से यहां तक लगा रहा हूं, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो फाइनल स्टेट मैंने कौन सी ली है? जब इसने कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया, मतलब ब्लॉक जब रुक गया है, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मेरे को पता है, मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है। अब इस पर वर्क किस किसने किया? वर्क डन बाई ऑल। तो वर्क किया है इस पे स्प्रिंग ने, ठीक है ना। और किसने वर्क किया है? वर्क कौन कौन कर रहा है बच्चों? और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे? ग्रेविटी लग रही है। वर्क डन बाई नॉर्मल, लेकिन इनका वर्क जीरो है। यस, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, तो ऊपर नीचे जा नहीं रहा, नॉर्मल के अलॉन्ग जा नहीं रहा। तो स्प्रिंग का वर्क कितना आता है? माइनस का हाफ के एक्स फाइनल। तो एक्स फाइनल कितना हो गया? एक्स नॉट का स्क्वायर। इनिशियल कितना था? जीरो, कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं था उसके अंदर। एंड दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है? जीरो, माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से ये माइनस माइनस सेट हो जाएगा, और यहां से x जो मैक्सिमम आएगा दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट, दैट कम्स आउट टू बी रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई k इंटू वी नॉट। समझ गए? तुम्हारा भी सही था बिल्कुल, वो तुमने एनर्जी को डायरेक्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी को, ये मैंने उस वाली थ्योरम से कराया बच्चों जो मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल पढ़ाई है। अब जो तुमने जो किया ना युक्ता, पता है तुमने क्या किया? तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम लगा दी। यहां पे थोड़ा सा सुन लो इस चीज को भी ना, तुम्हें अच्छा रहेगा, मतलब तुम ज्यादा केसेस को एनालाइज करोगे ना तो तुम्हारे वो कंफ्यूजन दूर होंगे। युक्ता ने क्या किया कि हाफ एम बी नॉट स्क्वायर को डायरेक्ट हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर कर दिया। तो इसमें क्या किया इन्होंने? क्या इन्होंने ये थ्योरम लगाई है? क्या लगाया इन्होंने? पता क्या किया?
इन्होंने कहा कि देखिए जी इसके ऊपर ना स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख दे रहे हैं। कोई और फोर्स है क्या जो वर्क कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। कोई ऐसा फोर्स है नहीं जो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा हो। तो इन्होंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी इसकी रहेगी कंजर्व, लेकिन ये आगे की चीज है, अभी हमने ये पढ़ी नहीं है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन दोनों का सम रहेगा कांस्टेंट। तो जब इन्होंने कहा कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो उस टाइम पे सिर्फ पोटेंशियल होगी। तो पोटेंशियल अभी मैंने तो पिछले लिखना सिखाया, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग के अंदर। पहले इसके पास काइनेटिक थी, पहले पोटेंशियल नहीं थी, तो इन्होंने डायरेक्ट जो इनके दिमाग में आया ना, जो जो हम डायरेक्ट जनरली यूज करते हैं, वो ये यूज कर लेते हैं कि पहले काइनेटिक थी, वो सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हमें ज्यादा अच्छी लगती है फॉर्म ना करना, पर मेरा काम है मतलब थोड़ा सा इसको समझाना, मतलब ना, है ना, नहीं समझाना जरूरी था, लेकिन वो वाली चीज ये थी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी क्वेश्चन है। हाँ, डन हो गया। अगला क्वेश्चन करें। एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तुम, कितनी खतरनाक एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन की। एक हुआ, दो हुए अभी तक क्वेश्चन? ओ, एक अगला क्वेश्चन है। वर्क डन by external force in x naught elongation is W. Then find work done by external force in further elongation of a spring from x naught to 3x naught। ठीक है, तुमने x naught elongation किया तो तुमने W वर्क किया। अब x naught से 3x naught तक elongate करना है तुम्हें, तो जो और वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क वी हैव टू फाइंड। हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर डब्ल्यू जो है हाफ एक्स 3x नॉट का होल स्क्वायर माइनस x नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू टू द कितना आएगा? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, मतलब ना तुम्हारे इसमें नीट है ना। मैं तभी मुझे याद आ गया, उनके इसको भी कराते हैं। ठीक है, कर लिया। यस सर। तो इसमें एक्सटर्नल का वर्क पूछा है इन्होंने ना, ये ध्यान रखना। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होता है? हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस का एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, या माइनस नहीं आता बाहर। तो पहले जो W है ना वो आएगा हाफ के एक्स नॉट के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इनिशियल तो 0 था। अब जो W डैश जो आएगा ना वो आएगा हाफ के 3x नॉट का स्क्वायर माइनस का x नॉट का स्क्वायर। ठीक है, W डैश इज इक्वल टू 8 टाइम्स W विल बी द आंसर। ठीक है, 8 टाइम्स W आ जाएगा। चल रहा है, साउंड आ रहा है क्या उसमें? ठीक है। लेकिन मैं लिखती नहीं हूं। इसमें पता क्या होता है, कई बार ना बच्चे जल्दबाजी में पता क्या कर देते हैं कि वो ध्यान नहीं रखते, हाफ की एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला उनके दिमाग में रहता है, तो 9 टाइम्स कर देते हैं, है ना, वो उस तरीके का। या तुम ऐसे कर लो कि एक्स नॉट वाला वर्क माइनस कर दो 9 टाइम्स वाले में से ना, तब भी आ जाएगा आंसर। मतलब 0 से 3x नॉट का पता करके उसमें से 0 से x नॉट वाला माइनस कर दो। ये फॉर्मूला याद है तो सबसे अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन।
आ रहा है भाई तेरे को समझ में? कल मतलब ठीक है ना, समझ तो आ रहा है ना? ओके, इसलिए मैंने काफी चीजें रिपीट की हैं, मतलब ना जो कल तुम लोगों की छूट गई हैं। नेक्स्ट वाला तो मतलब बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए जी, आपने एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट किया और उसको रिलीज कर दिया जब जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, ठीक है? ये इसकी नेचुरल लेंथ है। एम मास है इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर दे रखा है। आपको बस बताना है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन in the spring when it is released from natural length. If it is released लो जी, कितना आया बताओ? एमजीवाई के क्यों नहीं आया? एमजीवाई के क्यों नहीं आया? एमजी और के एक्स बराबर करके एमजीवाई के नहीं आएगा क्या? सर वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा ना। जब एक्सटेंशन होगा तो सर तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो किसी ने पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ाई। मैं तो ऐसे ही करूंगी सर। मैं आपको समझा देती हूँ ना, मैंने सिस्टम पे लगा दी सर। उसकी मतलब ब्लॉक की जो डिक्रीज होगी वो स्प्रिंग में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एमजीवाई के एंड 2mgy के? मतलब एमजीवाई के जो तुमने बोला इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आएगा और इसमें क्यों नहीं आया? सर तो मैंने आपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा, आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन को लिखा, मैं इक्विलिब्रियम का मुझे बता दो। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? मतलब इक्विलिब्रियम में हम एमजीवाई के क्यों? हो जाता है इक्विलिब्रियम में तो mg माइनस k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या वो इस दौरान भी आएगा इक्विलिब्रियम कहीं पे? सर इक्विलिब्रियम हां इसके बीच में आएगा? इसके बीच इस वाले केस में हम फोर्स वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगा रहे? तो एनर्जी वाली क्यों लगा रही हो? में एनर्जी लगेगा कि मैंने पहले से क्या था। और सर मैंने वर्क एनर्जी थ्योरी तुम्हारा बाकी लोगों को क्या आ रहा है भाई? क्यों नहीं लगाना चाहता तू? ऐसे सोचना, मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे ब्लॉक नीचे जाना बंद कर चुका होना चाहिए। सिंपल सी बात है, वहां जाकर रुक जाएगा तो वो वाली हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। जरूरत ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी के बिना करेंगे हम इसको सॉल्व। नहीं आंसर मैं फिर एक्चुअली मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। जैसे मैं तुम्हें पहले चाहता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल सीखो तुम, फिर हम एनर्जी वाले भी करेंगे ना, और उनके एक अपनी इंपॉर्टेंस है। वो मेथड बहुत हेल्पफुल होता है एक पर्टिकुलर टाइप के केसेस में ना। हाँ, तो भाई सोचना ऐसे कि तूने यहां से इसको रिलीज किया, क्या स्प्रिंग अभी कोई फोर्स लगाएगी? कोई फोर्स लगाएगी नहीं। क्या इस पे ब्लॉक पे कोई फोर्स लगेगा? कोई ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगेगा। क्या हो कहाँ हो तुम? एमजी लगेगा नहीं लगेगा? एमजी लगेगा। उस एमजी की वजह से नीचे जाना चाहेगा। स्प्रिंग में जैसे ही थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा, थोड़ा सा स्प्रिंग का फोर्स लगने लगेगा, लेकिन अभी भी एमजी डोमिनेट कर रहा होगा। एमजी डोमिनेट कर रहा होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि एमजी डोमिनेट कर रहा है, तो ये स्पीड अप होता जाएगा, लेकिन अभी नीचे चलता जाएगा। और जितना नीचे जाएगा स्प्रिंग का उतना बढ़ेगा फोर्स। एक ऐसा टाइम आएगा जब स्प्रिंग का फोर्स और एमजी बराबर हो जाएंगे, वो कहलाती है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स हो जाएगा 0, लेकिन उस जगह पे स्पीड 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन था एमजी के डोमिनेट करने की वजह से। उस स्पीड की वजह से ये अपनी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा। जैसे ही नीचे गया, स्प्रिंग में और एक्सटेंशन आया, स्प्रिंग का फोर्स और बड़ा हो गया, अब वो एमजी से भी बड़ा हो गया। जब स्प्रिंग का फोर्स एमजी से बड़ा हो गया, तो अब इसका रिटार्डेशन चालू होगा, और रिटार्डेशन चालू होगा, फिर भी जा तो नीचे ही रहा है, रिटार्डेशन होता जाएगा, और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और बढ़ रहा है। नीचे जाने से एक जगह पे जाके रुक जाएगा, उसी टाइम पे स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा। इसको बोलते हैं सडन लोडिंग। एक होती है ग्रेजुअल लोडिंग,
अगर तुमने हाथ लगा रखा होता इस ब्लॉक के नीचे ना धीरे धीरे करके और धीरे करके इसको हटाते जाते, तो जहां फोर्स बैलेंस होते वहीं पे ये रुक जाता। फिर तुम लगाते उसमें mg इक्वल टू के एक्स। यस सर। ठीक है ना, आपको समझ में आया? सडन और ग्रेजुअल लोडिंग के ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। ये कहलाएगा सडन लोडिंग। तो इसमें एक तो हमारी हो गई स्टेट ये, ठीक है ना, ये पहली स्टेट हो गई जहां से देखो वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट तक लगानी होती है। आपको डिसाइड करना होता है मैं यहां से यहां तक लगा रहा हूं। वर्क एनर्जी थ्योरम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और ये जितने भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होते हैं ना, इनको बीच में कोई मतलब नहीं होता, टाइम से कोई मतलब नहीं होता। ये कभी टाइम के बारे में कभी नहीं बताएंगे तुम्हें ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन टाइम कभी कैलकुलेट नहीं करके देगा, एनर्जी कंजर्वेशन टाइम कभी कैलकुलेट नहीं करके देगा। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के वेरिएबल्स को बता देंगे तुम्हें। तो तुमने एक तो स्टेट ये डिफाइन कर ली जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, ठीक है ना। और एक तुमने बोला कि जब इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा एक्स मैक्स, ठीक है, दिस इज योर सेकंड स्टेट। यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, यहां पर रुक जाएगा ना ये, तभी तो तुम बोल रहे हो इसको मैक्सिमम। ठीक है ना। अब सुनो, इस ब्लॉक को मैं अपना सिस्टम मान रहा हूं। ब्लॉक इज माई सिस्टम, एवरी फोर्स इज द एक्सटर्नल, स्प्रिंग फोर्स इज एक्सटर्नल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्सटर्नल। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना, मैं ब्लॉक के लिए लगा रहा हूं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन ब्लॉक, वर्क एनर्जी ब्लॉक। तो ब्लॉक पे लिख रहा हूं मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी ने वर्क किया होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग, और इनके अलावा कोई और फोर्स है क्या, नहीं, डेल्टा के, उस स्टेट से उस स्टेट तक डेल्टा के क्या है, 0 के बराबर। ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, नीचे गया है, ग्रेविटी का फोर्स भी नीचे की तरफ, mg x मैक्स के बराबर, पॉजिटिव आएगा। स्प्रिंग का वर्क क्या आता है, माइनस का हाफ के फाइनल, मतलब x मैक्स का स्क्वायर माइनस का इनिशियल का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 0। x मैक्स आ जाएगा तुम्हारे पास 2mg डिवाइडेड बाई के बराबर। हाँ, उससे भी हो जाता है। मतलब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो चीज और ये एक ही चीज है, ठीक है, बस सिस्टम तुमने बदल दिया उसमें ना। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये हो गया तुम्हारे स्प्रिंग के केसेस हो गए, मतलब और स्प्रिंग पे ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग का इसी टाइप का सो डेटा चाहिए होगा, मतलब ना वो जो एस वर्मा का एक क्वेश्चन ना 4.8 और 0.2 वाला ना, उसमें अगर डेटा का सही नहीं है ना, अगर पूरा नहीं है, वो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं होगी ना, परेशान हो जाओगे। यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया तुम्हें? ओके। अच्छा, अगर मैं तुमसे इसमें पूछता मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, इसमें मैक्सिमम स्पीड कब आएगी और कितनी आएगी? आएगी इसमें मैक्सिमम स्पीड इसकी ब्लॉक की कब आएगी? बीच में जब फोर्स 0 हो रहा है, वहीं तक तो बढ़ी, फिर उसके बाद तो रिटायर्ड होने लग गया था, है ना, मैंने बताया ना। तो अगर मैं तुमसे पूछा मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करो, तो क्या करते तुम? करो, चलो फिर क्वेश्चन बढ़ा ही देते ना। सेकंड पार्ट है, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन। क्या आएगी भाई मैक्सिमम स्पीड? अंडर रूट मैंने किया हाफ एच वी मैक्स और इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, मिडिल में आएगी। क्यों मिडिल में? क्या आएगी उसकी वैल्यू? क्या आएगी उसकी? क्यों आ रही है वहां पे मिडिल में? कौन सी जगह कहलाएगी वो? कौन सी जगह कहलाएगी वहां पे? एक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यों होगी ऐसी वैल्यू? एक क्वेश्चन कराया था मैंने तुम्हें कल ना, मैक्सिमम स्पीड वाला, याद है? जिसमें एक्स म्यू वेरिएबल दे रखा था। मैंने बोला था जहाँ फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है ना, हाँ, तो वी मैक्स आएगा एफ नेट 0। एफ नेट 0 मतलब के एक्स इज इक्वल टू एम जी।
तो x की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाई k के बराबर। तो ये 2mg बाई के आया है हमारे पास ना, 2mg डिवाइडेड बाई के आया, तो इसके बीचों बीच में। तो अब हमें अपनी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है ना वो ये लेनी है, ये Vmax हो गया। तो मैं 1 से 3 तक लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम ना, 1 से 2 तक नहीं, 1 से 3 तक लगानी है। तो फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर 1 to 3, तो 1 से 3 तक ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, mg इंटू एम जी बाई के, यही होगा ना। अरे mg इंटू कितना नीचे आया, और इसका वर्क कितना होगा, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब mg बाई के का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब मैक्सिमम डिफिकल्ट लेवल हो गया इसका, इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेंगे ना। वी मैक्स वाला एक अच्छा केस इसमें बनता है। पहला वाला कैसे ये तो ठीक है, हाँ KMG बाई का ये हाँ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर, तो ये एक्स की वैल्यू एम जी बाई के डाल दी ना मैंने यहाँ पे, एक्स फाइनल ये आ जाएगा ना यहाँ पे, mg बाई के होगा, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस एम जी बाई के बराबर है ना। ये तो पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग फोर्स आपने मैंने पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्क डन बाई ग्रेविटी लिख रहा हूँ। ग्रेविटी की वजह से एम जी की वजह से यहाँ तक आया, एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है समझ गई। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी वाले पे जब हम पढ़ाना चालू करें ना, वो बिल्कुल एकदम सेपरेट रखना है अपन को ना। अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात ही नहीं करेंगे अपन, अभी ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है, उससे चल रहा है हमारा काम, तो उसी से चलाएंगे। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी है मैं ना पढ़ाने की, पर वो फिर आगे है। ये क्वेश्चन भी उससे किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें तुम्हें इस फॉर्मूले को, इस फंडे को लगाना थोड़ा अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, ये हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग जो है आगे, और अब चलते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्सेस, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं। मेरे को इतना इतना भारी भारी वर्ड्स नहीं, मतलब ना कंजर्वेटिव फोर्स सिंपल सी भाषा में इनिशियल और फाइनल स्टेट जो थी ना, वो उस पर डिपेंड करता है। क्या फोर्स, मतलब वर्क डन, क्या दोबारा से एक अच्छा स्टेटमेंट, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं तो मैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब मैं फ्रेम, चलो आराम से ना, मैं जब तक लिखूंगा तुम फ्रेम करोगी, फिर तुम बताओगी, ठीक है? ओके बहुत है अभी, मुझे लग रहा है एक लेक्चर और लगेगा अभी तो। हाँ जी, कर ले फ्रेम, बताइए। वो पाथ डिपेंडेंट, बात क्या होता है? पाथ मतलब से रास्ता। ओके, हाँ समझे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका पाथ पे डिपेंड नहीं करता वर्क? हाँ सर इसमें ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या? प्रोसेस में। तो जो पाथ पे होता है ना, कितना भी इधर कितना भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इनिशियल और जो फाइनल कंडीशन होगा बस। वाह सर, ये मतलब मैंने कहा इससे सिर्फ उसको हिंदी हाँ भाई, तू बता, तू बता। हाँ ना, वो मुझे कुछ ज्यादा अंतर लगा नहीं उसकी डेफिनेशन में। हाँ, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? क्या चीज पाथ पे डिपेंड नहीं करती? तुम दोनों क्या क्या बताना चाहते हो? क्या चीज पर? फोर्स या वर्क? पक्का फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देखिए सर, जब कंजर्वेटिव फोर्स ना एक सिस्टम के विद इन लगता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कंजर्व रहती है। और जब राउंड ट्रिप होता है ना सर, तो सब पूरा ऐसे ऐसे टर्म यूज कर दो कि सर वजन के मारे दब जाए, मर जाए वहीं पे ना, मतलब आगे बढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सर राउंड ट्रिप पे सब जीरो आता है, ठीक है ना। और सर वो ना कंप्लीटली रिकवरेबल है ये वर्क, मैंने आपको इतना हेल्प किया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सर अच्छा आप ही समझाइए, हम लोग तो आपको अंग्रेजी में हम समझाएंगे, पहले एक क्वेश्चन मारेंगे सर पे, फिर दिमाग खुलेगा, फिर हम समझाएंगे कि दिस इज द केस। ठीक है ना? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को
समझना ना, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है इस कंजर्वेटिव फोर्स को ना, मैं डेफिनेशन से पहले मैं इसका ग्राउंड प्रिपेयर करना पसंद करता हूं। एक फोर्स है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय एफ वेक्टर विच इज गिवन एज एक्स स्क्वायर वाई आई कैप वाई एक्स जे कैप। ठीक है, ऐसे मैंने कुछ बना दिया है ना। हाँ, तो फाइंड द वर्क डन बाय एफ फ्रॉम 0,0। क्या ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है? सर हमें ऐसे क्वेश्चन बहुत अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो डर रहा था मैं इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने में। चलो, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम दिस टू दिस, बताओ। करो तो फिर जल्दी से सॉल्व करो। फिर ऐड करके लिखते हैं। मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। जब भी फोर्स आई कैप और जे कैप और के कैप टाइप का हो ना, तो वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क जो लिखोगे तुम इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये जो ds होता है ना, ये बेसिकली तुम इसको भी ऐसे आई कैप और जे कैप और के कैप में तोड़ लेते हो, dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। अब यहाँ पे z कंपोनेंट है नहीं, तो जब तुम डॉट करोगे ना इसके साथ, मैं तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो वर्क क्या आ जाएगा है? हाँ, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, f दे रखा है तुम्हें, ds मैंने तुम्हें दे दिया। नहीं, बस एक आइडिया लेके देखेंगे इसका ना। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये ना, पर तुमने इसकी एकदम तौहीन कर दी, पर मैं दुख हो गया मेरे को ना, इसलिए तौहीन मतलब उसकी इंसल्ट कर दी क्वेश्चन की ना, बेचारी की बेइज्जत कर दिया उसको। आया किसी का आंसर? आंसर 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 मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ, मेरे को आंसर की हेल्प करो कोई। आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है इसका? वो पॉइंट है 0,0 से 2,1 तक जाना है, हमें आंसर चाहिए मेरे को ना। कोई भी हमारे बीच में महारथी जो आंसर ला सके इसका? सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, मैं कर लूंगा, मैं बताऊंगा, तुम बताओ, तुम लोग ना कोई आंसर आ सकता है भाई? तो बहुत गंदा हो गया है, x3 मैंने डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किया ना। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्या होना चाहिए? 0? या with this given information this question cannot be solved. ये आंसर Yes, ऐसा क्यों? with this given information this question cannot be solved. वर्ग जब तुम लिखोगे ना इसका, अभी जब आप बोले तब नहीं, अभी देखिए आपने तो यस सर कर रहा है। तो जब वर्ग लिखोगे ना, सुनो अब सुनो, वर्ग जब लिखोगे ना तुम, तो ये आई कैप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस का y इंटू एक्स डी वाई। ठीक है, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस का y इंटू एक्स डी वाई। ठीक है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये y जो है ना, ये वेरिएबल है, और एक्स स्क्वायर, अब तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो x के साथ, जब तक तुम y को x के टर्म्स में नहीं रखोगे यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस। यहां पे y के साथ इंटीग्रेट करो, जब तक तुम x को y के टर्म में लाके नहीं रखोगे यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस। मतलब यू नीड समथिंग, एंड व्हाट इज दैट? रिलेशन बिटवीन y एंड x। वी नीड
रिलेशन बिटवीन, अब सुन लो, रिलेशन बिटवीन y एंड x। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ाया था तुम्हें? हाँ सर, सर ने पढ़ाया था। मैंने नहीं पढ़ाया था। आप नहीं पढ़ाया, सर ने पढ़ाया था आप। मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन से बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने पढ़ाया था। इसमें मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या होता था? पाथ की इक्वेशन होती थी, और वो पाथ किस में होता था? कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y, और वो रिलेशन क्या होता था? y और x का रिलेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में मैंने बोला भी था कि t को एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ y और x का रिलेशन पता करेंगे। कराएगा तो क्वेश्चन पैराबोला वाले प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल में y का रिलेशन आया था, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस का x अपॉन r, तो y और x का रिलेशन आया था। तो पाथ की जो इक्वेशन होती है ना, y और x का रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे हमें वही चाहिए। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स, यू नीड अ रिलेशन बिटवीन y एंड x, मतलब यू नीड अ रिलेशन ऑफ द, मतलब यू नीड द इक्वेशन ऑफ द पाथ जो इन्होंने फॉलो किया है। तुम्हें y और x के तुम इनफाइनाइट रिलेशन यूज कर सकते हो यहाँ पे, तो हर एक का इंटीग्रेशन अलग अलग आएगा, तो हर एक के लिए वर्क अलग अलग आएगा। सो y और x के अलग अलग रिलेशन के लिए वर्क अलग अलग आएगा, मतलब अलग अलग पाथ के लिए उस पॉइंट से उस पॉइंट तक तुम इनफाइनाइट तरीके से रास्ते बना सकते हो ना। स्ट्रेट भी जा सकते हो, पहले ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, ऊपर जाओ फिर ऐसे चले जाओ, 0,0 से 1,2,1 तक जाना है। तो ऐसे फोर्स जिनका वर्क पाथ पे डिपेंड करता है उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्स जिनका वर्क फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, वर्क इंडिपेंडेंट होता है। बहुत सारे लोग, बहुत बार तुमने सही बोला था, वो तो पता नहीं क्या ही बोल रहा था, तूने वर्क नहीं बोला एक बार भी, तूने बोला वो सर फोर्स। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे ना, हर साल करते हैं, मतलब ना ऐसे फोर्स जिनका वर्क जो है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जब तक तुमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रखी है, तुम किसी भी रास्ते जाओ वर्क सेम आएगा। ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। उसके लिए कंजर्वेटिव फोर्स के इस इंटीग्रेशन को करने के लिए यू डोंट नीड रिलेशन बिटवीन y और x, उसका इंटीग्रेशन अपने आप हो जा रहा होगा, उसमें कोई तुम यहां जाके अटकोगे नहीं। बट तुम इसमें अटके, मतलब दिस इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं वही कह रहा हूं, ठीक है। तो अब समझ में आई कंजर्वेटिव की डेफिनेशन। लेकिन हमारे सर ने तो इसकी रिलेशन बना के इसको सॉल्व कर दिया था। वो पाथ की इक्वेशन दी होगी, बताया होगा कि ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं ना, तब सॉल्व किया होगा। तो मैंने पाथ की इक्वेशन नहीं दी, इसलिए मैंने बोला विद दिस इंफॉर्मेशन दिस कैन नॉट बी सॉल्व। अब मैं तुम्हें बता दूं कि पहले x एक्सिस के लॉन्ग चलो कितना 2 मीटर, और फिर y एक्सिस के लॉन्ग चले जाओ 1 मीटर। तो मैंने 2 पाथ दे दिए, फिर तुम इसको दोनों पाथ पे, फिर तुम एक तरीके से जैसे मैंने बोला ना कि x एक्सिस के लॉन्ग चलो, तो x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे तुम y की जगह 0 रख दोगे, और वहां dy क्या होता है x एक्सिस में 0, तो उस वाले रास्ते पे कोई वर्क नहीं आएगा। फिर जब तुम जाओगे पैरेलल ऊपर की तरफ, तो उस पे x की वैल्यू क्या होगी वहां पे पूरे पे 2, मतलब x इक्वल टू 2 जाने के बाद तुम ऊपर जा रहे हो, तो y तो चेंज हो रहा है लेकिन x 2 है, तो x की जगह 2 रख दोगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, वो डिफिकल्ट हो जाए, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे नीट में मतलब उस लेवल पे क्वेश्चन आएगा, बट आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पता होना चाहिए। सो इफ वर्क डन बाय अ फोर्स for same initial and final state is independent of path taken then such force is called conservative. Such forces are low, खुश, called conservative। फिर ऊपर मैंने ये अब फोर्स बोले थे, गलत करवा दिया ना पूरा का पूरा, called conservative। कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल है, मैं स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है,
उसमें एक्स इनिशियल एक्स फाइनल चाहिए बस तुम्हें ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलॉम फोर्स, ठीक है, दीज ऑल आर दी कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसके अलावा कुछ इस तरीके के फोर्सेस भी जो कंजर्वेटिव होते हैं। कांस्टेंट फोर्स 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। 2i कैप अगर मान लो यहाँ 2i कैप 3j कैप देता तो क्या तुम्हें y और x का रिलेशन चाहिए था? 2dx 3y dy इंटीग्रेट हो जाता आराम से बिना रिलेशन के, ठीक है। तो कांस्टेंट वाले भी कंजर्वेटिव होते हैं। कुछ मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। ये लिख लो पहले तुम ना यहाँ तक। अब फिजिक्स में थोड़ा हम अंदर चलते जा रहे हैं, मतलब जैसे स्टार्टिंग में मैथ्स आ जा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी डायग्राम वायग्राम वो सब था। अब एक्चुअली फिजिक्स में गोते लगा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। नहीं 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 नहीं, इसके बाद आता है, मैं इसके बाद पढ़ाता हूँ उसको, ठीक है। कंजर्वेटिव कुछ और कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप, ठीक है ना। अब अगर जैसे मुझे इसका वर्क कैलकुलेट करना है, सपोज ना कहीं से कहीं तक गया पार्टिकल, तो वर्क क्या लिखूंगा मैं? 2dx 3dy। क्या मुझे रिलेशन की रिक्वायरमेंट है? अरे आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा ना, ये तो 2x आ जाएगा, इसकी लिमिट लगा देना x इनिशियल से x फाइनल तक, 3y y की लिमिट लगा देना y इनिशियल से y फाइनल तक, हो गया वर्क, बिना बिना रिलेशन के हो गया। और होते हैं जैसे मान लो एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप, हाँ भाई इसमें मुझे रिलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? जब तुम वर्क लिखोगे ना एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई, ये होगा ना वर्क, तो इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक लगा देना, प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वाई इनिशियल से वाई फाइनल तक लगा देना। अच्छा ये लिमिट कैसे लगाओ? जैसे मान लो किसी ने बोला कि 0,0 से 2,1 तक गया पार्टिकल, तो ये x इनिशियल कहलाएगा, ये y इनिशियल कहलाएगा, x फाइनल और y फाइनल। इसमें एक केस है थर्ड वाला केस जो सबसे डिफिकल्ट होता है टू आइडेंटिफाई। अगर लिखा हुआ है वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप, इज दिस अ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? क्योंकि मैंने बोला कि डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है। कुछ भी हो सकता है। क्यों होता है? कैसे करोगे इंटीग्रेट? मुझे पता है, बस वो कंफ्यूजन होता है कि आई कैप के साथ वाई क्यों दिया है, बट इंटीग्रेशन में वैसे ही होगा जैसा अपन करते हैं। नहीं, हाँ वर्क जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये बनेगा y dx प्लस का x dy, ये बनेगा ना हमारे पास। ये जो चीज है ना, ये बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन होता है इसका। तो तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो x अलग करोगे, y का इंटीग्रेशन, वो y का डिफरेंशिएशन, फिर y को अलग करोगे, ये चीज ये होती है। तो जब ये यहां पे आता है ना, तो ये बन जाता है dx ऑफ x इंटू वाई, ये। और तुम्हें पता होगा कि d के अंदर जो भी लिखा होता है इंटीग्रेशन में एक्स वाई बन जाता है। तो यहां पे लिमिट लगाओगे x इनिशियल y इनिशियल से x फाइनल y फाइनल, ठीक है। बस ये एक स्पेशल केस है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि बड़ी बात नहीं है कि इस पर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बड़ी बात नहीं, मतलब इस पे आ सकता है। इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा, पहले तुम ये दोनों रखोगे, जैसे 1,2 है ना, तो 1,2 को रखोगे 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा, माइनस का 0 इंटू 0 0, तो 2 माइनस का 0, इसका आंसर 2 आएगा। These all are few examples of the conservative। अगर ये फंक्शन ऑफ x होगा ना, ये वाला पार्ट, और ये फंक्शन ऑफ y होगा तो कंजर्वेटिव होगा भाई। अगर ये फंक्शन ऑफ x होगा तो यहाँ पे मुझे y का रिलेशन की जरूरत ही नहीं ना x के साथ। ये फंक्शन ऑफ y होगा तो जरूरत ही नहीं मेरे को। वो एक ऐसा केस है जिसमें इधर y है और उधर x है, फिर भी कंजर्वेटिव है।
उसको लिख लेना स्पेशल केस। और ये जेई मेन में भी आता है और तुम्हारे यहाँ आईआईटी एडवांस में तो मतलब आते थे पहले क्वेश्चन ना इसके, लेकिन नीट में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं इतना तो ना। अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स और ये हमने पढ़े हैं, यहीं से कहानी शुरू होती है पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, धीमे धीमे हम बढ़ते जा रहे हैं उसकी तरफ, वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ ना फॉर सिस्टम, लेकिन उससे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी है। हाँ भाई, अपने अपने विचार प्रस्तुत करिए, आप क्या सोचते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में? हम सोचते ही नहीं सर, क्यों प्रस्तुत करें? हमारा क्या है, हम हमें करनी नहीं है। टोटल इंटरनल एनर्जी। युक्ता, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है ये बोला? सर मतलब एनर्जी which is possessed by a body by virtue of its motion. मोशन है कॉन्फ़िगरेशन? मोशन या मोशन कॉन्फ़िगरेशन क्या? मोशन थोड़ी होता था, कॉन्फ़िगरेशन होता था। याद किया तुमने? लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, पूरा बोलने तो देखो। बोलो। मतलब the energy which is stored by a body by the work by the body by virtue in the body by virtue of its motion or position or configuration is called potential energy. मोशन थोड़ी होता है, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी होती है। नहीं सर, मोशन नहीं सर, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ना। position. ओके, देखो भाई इस चीज को समझो कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है। अब बोलो सर ये क्या है? That is potential energy. इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी। ये सब नहीं। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द बॉडी और सिस्टम। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस। एक पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना सही नहीं है, मतलब ना पार्टिकल के इंटरनल फोर्स नहीं होंगे। हाँ, पार्टिकल को तुमने किसी और के साथ सिस्टम बना दिया तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी। मैंने एक पार्टिकल लिया और एक दूसरा पार्टिकल लिया, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है और मैंने इसको सिस्टम कंसीडर कर लिया कि दिस इज माय सिस्टम, मतलब ये दोनों मेरे इंटरेस्ट वाले चीजें हैं। अगर मैं एक को सिस्टम मानूंगा ना कि ये सिस्टम है, तो इस पर लगने वाला दूसरे की वजह से फोर्स एक्सटर्नल हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया, क्या होगा? मैं कोई वर्क कर रहा हूं इनके ऊपर नहीं, कोई और वर्क कर रहा है इनके ऊपर नहीं, और ये मेरा सिस्टम है, क्या होगा? इनके बीच में इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। उस इंटरनल फोर्स की वजह से दोनों के पास तेज होते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है? इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा, ओनली एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम चेंज कर सकता है। इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। वहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इंटरनल फोर्स क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? उसका एक एग्जांपल दिखा दिया मैंने तुम्हें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इंटरनल फोर्स सिस्टम मान लिया मैंने इसको, इट कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी, बढ़ा रहा है काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं, लेकिन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, शायद आगे ध्यान ना रहता है ना, इसलिए बता दिया। अब सुनो, तो एक बॉडी है और एक दूसरी बॉडी हो गई, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रही है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, दिस पोटेंशियल एनर्जी, और ये दोनों एक सिस्टम के पार्ट हैं, तो ये इंटरनल फोर्स ही हो गए बेसिकली ना। इस बॉडी के पार्टिकल उस बॉडी के पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी के पार्टिकल इस बॉडी के पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहे हैं, ये इंटरनल फोर्स हो गए। और इन इंटरनल फोर्सेस से जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू बॉडी। लेकिन इस बॉडी, ये जो बॉडी है, ये खुद बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। उन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है ना, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस बॉडी।
आप लोगों ने सेल्फ एनर्जी पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेल्फ एनर्जी कितनी आई थी? 3/5 kq²/r। फॉर्मूला याद है किसी को? अरे पता होगा ना, 3/5 kq²/r सेल्फ एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, सेल्फ एनर्जी। अब अगर सॉलिड स्फीयर के पास एक पॉइंट चार्ज रख दिया जाए, अब तुमसे बोलूंगा सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, तो तुम लिखते हो 3/5 kq²/r, इसकी प्लस इन दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन है। सो पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है, इंटरेक्शन प्लस सेल्फ। अर्थ और इस पेन के बीच में एक एनर्जी है, अर्थ और इसके बीच में जो एनर्जी है ना, दैट इज द इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की सेल्फ एनर्जी भी होगी, अर्थ जो बनी है ना, अर्थ बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, उसकी सेल्फ एनर्जी होगी। तो अगर टोटल एनर्जी लिखोगे ना, तो अर्थ प्लस दिस लिखोगे। लेकिन होता पता है क्या है, जब मैं इस मार्कर को ऊपर नीचे मूव कराता हूं, तो क्या अर्थ की अंदर अर्थ की सेल्फ एनर्जी चेंज हो रही है? वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। कौन सी चेंज हो रही है? इंटरेक्शन। इसलिए हम उस सेल्फ को कंसीडर ही नहीं करते, वी जस्ट कंसीडर दिस इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं इट इज द इंटरनल कैपेसिटी of any system of doing work by virtue of its configuration. ठीक है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी it is defined for the internal forces of the system. It is defined for the internal forces of system. ठीक है, एक सिस्टम के लिए डिफाइन होगी बच्चों। ठीक है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये भी लिख लेना, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है ऑलरेडी ना, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो ही डिफाइन होगी। इट इज डिफाइंड फॉर द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। यहां तक कोई परेशानी? स्केलर होती है, फिजिकल क्वांटिटी, ओके। और क्या क्या होता है इसके बारे में? इट डिपेंड्स ऑन, हाँ जी, चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, चॉइस ऑफ रेफरेंस। आपको रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों रेफरेंस पे बहुत डिपेंड करती है। तुम्हें बताना पड़ेगा, यहाँ पे इतनी जीरो मान रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। रेफरेंस का मतलब इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे अगर ये मार्कर सरफेस पर रखा हुआ है, मैंने वहां पे इसकी जीरो बोल दी, तो एच हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूँ। वहां जीरो है तो यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आई? ओके, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात कर रहे हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है युक्ता? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? किसके बराबर होता है? ऑल द फोर्सेस। पक्का? फिर वो काइनेटिक एनर्जी वगैरह कहाँ गई? तभी तो भागेगी नींद। क्या होगा? तुम सो के आया करो, जब डाउट शाम को पूछ लिया करो 6 बजे। सो जाएगी तो फिर सोई रह जाती है। हाँ, 4:20 पे आती है फिर ना। सही है, नहीं तुम सो लिया करो ना, मतलब पर 4 बजे का अलार्म लगाओ ना, 2:30 बजे से सो। ऐसा क्यों जरूरी है 4:20 तक ही सोना है? हाँ भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ठीक है, U minus F dx is equal डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको ना। क्या डेल्टा U रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा? मतलब तुमने जीरो कहां माना, इस बात पे डिपेंड करेगा? नहीं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना। डेल्टा U डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट रिक्वायर चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, डेल्टा U के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डेल्टा U नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। हाँ, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन से रास्ते जा रहे हो। कंजर्वेटिव का डिपेंड नहीं करता ना पाथ में, तो इसलिए तो कंजर्वेटिव लिखा है। नॉट ऑल, तुमने बोला ऑल, ठीक है ना, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। और डेल्टा U पता लग गया तो आप U लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें रेफरेंस पॉइंट पता होगा कि यहाँ पे मैं जीरो मान रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जैसे जैसे जहां जरूरत पड़ेगी ना उतना उतना पढ़ाते रहेंगे इसको ना, इस चीज पे। अब सबसे पहला ऐसा फोर्स जिसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकें, सबके लिए कर सकते हैं क्या? किन के लिए करते हैं? ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से? ग्रेविटेशन, स्प्रिंग फोर्स। अब इस इलेक्ट्रो तो आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम दो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल। इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग की, तो मैंने तुम्हें बता भी दी ऑलरेडी ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये अब अगले वाले पार्ट में जब हम एंट्री ले रहे हैं ना, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ सिस्टम, ये शुरुआत है उधर की तरफ जाने की ना। इसमें गड़बड़ मत कर देना, ये उड़ जाएगा पूरा टॉपिक ना। जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, जो रस्सी आदि रखी है टेबल पे लटकी हुई है, जब पूरी गिर जाएगी कितनी स्पीड से जाएगी। अरे मैंने नहीं पूछा फॉर्मूला, तो इतना जल्दी मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस सीख जाएंगे हम लोग ना इससे। तो अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल, सारे फॉर्मूले रटे हुए हैं, कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये भी फॉर्मूला है क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आजकल बच्चे बहुत खतरनाक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, हम जो है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं ना, ये मान लो अर्थ का सरफेस हो गया, एक पॉइंट मास के लिए डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज अर्थ सरफेस। देखो, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें सरफेस पे जीरो माननी है। ठीक है, तुम कहीं भी जीरो मान सकते हो। सपोज करो तुमने यहां पे जीरो मान ली, U एट सरफेस जीरो मान ली, कोई भी अगर मास यहां रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है ना, कोई अगर मास यहां पे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। मैं इस मास को उठा के ले गया यहां तक, H1 हाइट तक, इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, फिर मैं ले गया यहां तक, ये H1 हाइट जो है ना यहां से यहां तक की है। ठीक है, फिर मैं इसको H2 हाइट तक ले गया, इसको B बोल दिया मैंने, और ये जो है ना ये H बोल रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ कि इसकी A पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, B पे क्या होगी? रेफरेंस मैंने डिफाइन कर दिया है। तुम्हें ये पता है कि U एट A माइनस का U एट सरफेस, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू पोजीशन। क्या ये नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के बराबर होना चाहिए? क्योंकि कंजर्वेटिव यहां पे यही है। यहां से यहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा? अभी पिछली क्लास में बताया था, mgh के बराबर है। पिछली क्लास में बताया नहीं था, ऊपर जाने पर नेगेटिव वर्क करेगा ग्रेविटी का वर्क, क्योंकि mg नीचे लग रहा होता है, जा तुम ऊपर रहे हो। ठीक है, तो U एट A माइनस का U एट सरफेस जो आएगा वो माइनस का माइनस mgh आएगा, mgh1। ठीक है, और U एट सरफेस हमने क्या माना है? जीरो। तो U एट A कितनी हो गई? mgh1 के बराबर प्लस की। ठीक है, तो ऊपर गया ना मैं, सरफेस पे जीरो मानी तो h1 ऊपर गया, तो वहां पे mgh1 बोलूंगा मैं। पहला वाला समझ में आया? अगर मैं तुमसे कहूं U एट B माइनस का U एट A, मैं ये लिखने के लिए बोलूं तुम्हें U एट B माइनस का U एट A, ये क्या आएगा? UB माइनस का UA, मतलब B इज द फाइनल पोजीशन,
A इज द इनिशियल पोजीशन। तो माइनस का वर्क डन बाई ग्रेविटी फ्रॉम हियर टू हियर, तो नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो ये आएगा माइनस का माइनस mgh, तो u एट b माइनस का u एट a इज इक्वल टू mgh हो जाएगा। सो ये ध्यान रखो, जब भी पार्टिकल h हाइट ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ग्रेविटेशनल mgh से, ठीक है। नीचे जाएगा घट जाएगी mgh से। सो फाइनल स्टेट अगर नीचे है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा माइनस mgh, क्योंकि वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव होगा और उसके नेगेटिव के बराबर आता है। ये वाली बात समझ ली? तो ठीक है इस तरीके से। अच्छा, ub माइनस का ua को कोई मतलब नहीं कि तुमने जीरो कहां माना है, क्या मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ी? लेकिन अगर तुम ub लिखना चाहोगे तो ua प्लस mgh लिखना पड़ेगा। तो ua प्लस mgh, अब ua कितना है mgh1, mgh1 प्लस mgh ये आएगा। लेकिन अगर तुम ua को जीरो मान लो, यहां पे जीरो मानते तो ub कितना आएगा mgh के बराबर। तो तुम समझ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन दी चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट बट चेंज डज नॉट डिपेंड। ये नहीं, इसका कोई मतलब नहीं कि तुमने जीरो कहां माना है। क्या ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई? अब मैं तुम लोगों को कराने वाला हूं रॉड वगैरह के पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे। हाँ, अगर एक रॉड है चलो, लेकिन जरूरत तो पड़ेगी ना क्वेश्चंस में। मुझे ये बताओ, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हुई ग्रेविटेशनल? बिल्कुल, बस इतना ही, इतने से ही काम हो जाएगा। ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर नीचे गया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का mgh लिखना है, ऊपर गया तो प्लस का mgh लिखना है, ठीक है ना। ब्लॉक वगैरह ही होगा यहाँ पे हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1, तुम मुझे बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है और यूनिफॉर्म रॉड है। अच्छा, u एट सरफेस 0 कंसीडर किया है मैंने ना, कैसे आई? नहीं, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं। नहीं, हमने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताओ तुम ना। क्या बोला, दोबारा बोलो। इर्रेगुलर के लिए नहीं कर सकते? इसके लिए तो निकालना पड़ता है ना। क्या इर्रेगुलर शेप की बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर नहीं मान सकते हम मास को? नहीं तो तुमने रेगुलर क्यों बोला? कैलकुलेट करो इसको। मैंने पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना सिखाया है, तो इसकी कैलकुलेट कर लो इंटीग्रेट करके। इससे बहुत सारे पॉइंट मास मान लो ना, इसमें करके देखो। एक बार करना है, फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा आप लोगों को ना कि अच्छा ये ऐसे इसलिए लिखते हैं हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। छोटा छोटा पॉइंट मास कंसीडर करो, फिर इसको सॉल्व करो। तो आपको एक पॉइंट मास की एनर्जी पता है mgh, अगर वो h हाइट पे रखा है सरफेस से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है, क्योंकि हमने सरफेस पे 0 मानी है। तो ये तो बहुत सारे पॉइंट मास है जो अलग अलग हाइट पे रखे हुए हैं। बहुत सारे पॉइंट मास हो गए ना एक तरीके से इसको देखो तो, लेकिन हाइट सबकी अलग अलग है, तो मतलब सबकी एनर्जी निकाल के हमें ऐड करनी पड़ेगी। बस काम खत्म, करो। वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं हो पाई आज ना। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर और रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, 3 चीजें रह गई हैं। कल और फिर परसों आपकी शीट भी तैयार हो जाएगी ना, परसों। अब तुम्हारा एक टेस्ट भी करवा देते हैं, है ना। ऐप पे ही करवाएंगे पहला टेस्ट ना। तो इस वीकेंड आपका जहां तक हो गया ना, संडे को टेस्ट है, तो टेस्ट के बाद कर लेना। वो तो रहेगा उसमें अवेलेबल रहेगा, तो कर लेना ताकि एक डिस्कशन भी हो जाएगा ना टेस्ट का क्लास में ना। डिस्कशन ज़्यादा जरूरी है ना, डिस्कशन करें।
एनएलएम, काइनेमेटिक्स, एनएलएम और ये इस हफ्ते में कहाँ तक हो पाएगा हमारा? आज कौन सा डे है? ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वर्क पावर एनर्जी खत्म ही नहीं हो पाएगा। थर्सडे को तो उसका डिस्कशन होगा इसके क्वेश्चंस का ना। फ्राइडे को होगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन एक दिन में तो नहीं होने वाला, सर्कुलर मोशन में दो लेक्चर चाहिए, ठीक है। वेडनेसडे को रखेंगे ताकि टेस्ट का सेम डे डिस्कशन कर सकें हम लोग ना, है जो आएगा, नहीं अगले हफ्ते जो आएगा, ताकि सर्कुलर तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सर्कुलर मोशन तक टेस्ट लेंगे हम ना, सर्कुलर मोशन तक प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, वो टेस्ट करा के 3 बजे तुम या जो भी अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम टेस्ट अटेम्प्ट करना, 4 बजे वाली क्लास में उसी टेस्ट का डिस्कशन कर डालेंगे। नहीं ऐसे थोड़ी करेंगे हाँ, एक दूसरे में क्या ही पता तुम लोग क्या जानते हो एक दूसरे को, कर लेना, अरे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अच्छे बच्चे नहीं है फिर कौन मुझे कोई देगा भी नहीं, बचपन में कोई नहीं देता। चलो तो इसका आया आंसर किसी का? होगा। यस। तुम ऐसे करोगे कि तुम बोलोगे सर हम इसको ना बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बना मान लेते हैं। इस पॉइंट मास की लेंथ हो गई dx, x हाइट पे, ठीक है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? du, वो जो आ जाएगी तुम्हारे पास dm पॉइंट मास का जो मास है इंटू g इंटू x हाइट है इसकी। अच्छा dm कितना आएगा? m डिवाइडेड बाई l इंटू dx के बराबर, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो du आ जाएगा तुम्हारे पास m डिवाइड बाई l इंटू g इंटू x इंटू dx। अगर तुम सारे के सारे मासेस की एनर्जी को ऐड कर दो तो u जो आ जाएगी इसकी mg l/2 के बराबर आ जाएगा। मतलब आप इसको इसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ कंसीडर कर सकते हो। तो अब आगे से जो बॉडीज हुआ करेंगी ना, उनको आप उनके सेंटर ऑफ मास पे पॉइंट मास की तरह कंसीडर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी तक पढ़ा दिया है मैंने। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो तुम्हें पहले ही बता दी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस क्या मानते हैं हम? जब नेचुरल लेंथ में होती है, बाद बाकी टाइम उसका हाफ kx² करके पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम और उसके क्वेश्चंस, स्प्रिंग और इसके ग्रेविटेशन के मिला के, एंड फिर 3 चीजें बची हैं बस ना, तो मुझे लगता है अगली क्लास में निपटा दूंगा मैं।